हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 20 दिसंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट न्यूज, इट्स फ्रॉम इट्स फ्रॉम द बेसिकली इंडियन डायस्पोरा। इंडिया का जो नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका, श्रीलंका ने अराउंड 55 इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट कर लिया। सो हुआ क्या, इंसिडेंट क्या है? जब हम बात करते हैं इंडिया और श्रीलंका की, तो इंडिया और श्रीलंका बेसिकली लैंड से तो कनेक्टेड नहीं है, बट दे आर कनेक्टेड बाय द स्ट्रेट। सो स्ट्रेट इज समथिंग, इज अ शैलो लैंड, है ना। वाटर, शैलो वाटर होता है, वहां से कनेक्टेड है। तो और इंडिया और श्रीलंका में जो वाटर बॉडीज है डिवाइड करती हैं उसको, वो ज्यादा बड़ी नहीं है, जिसके चलते बहुत सारे जो फिशरमैन्स हैं वो कभी कभी श्रीलंकन वाटर टेरिटरी में चले जाते हैं, और बहुत सारे श्रीलंकन फिशरमैन्स हैं वो इंडियन वाटर टेरिटरी में चले जाते हैं। सो बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज कभी कभी क्या होता है कि श्रीलंका की अथॉरिटीज इंडियन फिशरमैन्स को अरेस्ट कर लेती हैं, और कभी कभी इंडियन अथॉरिटीज श्रीलंकन फिशरमैन्स को अरेस्ट कर लेती हैं। सो उसी चीज को लेकर यहाँ पर यहाँ पर ऑथर ने बताया कि जो श्रीलंका ने अराउंड 55 फिशरमैन्स को अरेस्ट किया है, एंड दे हैव प्रॉमिस्ड कि वो लोग इंडियन अथॉरिटीज को वो जल्दी से जल्दी इन 55 फिशरमैन्स को सौंप देंगे। ठीक है, अब मेन बोन ऑफ कंटेंशन क्या है? द वाटर बॉडी। अब हमको ये पता करना है कि विच थिंग डिवाइड्स इंडिया एंड श्रीलंका, विच स्टेट एंड विच गल्फ। ठीक है, ये दो चीजें, कौन सी स्टेट है वो हमें देखना है, एंड कौन सा गल्फ है, ये चीज हमें देखनी है। ठीक है, दोनों चीजें। चलो मूविंग फर्दर। सो कल बेसिकली 5 सेंट्रल एशियन के फॉरेन मिनिस्टर्स इंडिया आए थे, और इंडिया में वो उनके काउंटर पार्ट से मिले, मतलब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर से मिले। सो बेसिकली दिस इज इंडियन सेंट्रल एशियन डायलॉग था, एंड द मेन फंडा ऑफ दिस डायलॉग, द मेन बोल सकते हैं पर्पस ऑफ द डायलॉग इज इट्स टू फंड द अफगानिस्तान, इट्स टू गिव ह्यूमैनिटेरियन एड टू अफगानिस्तान। सो फॉर दैट उन पांचों नेशंस और इंडिया का यही कहना है कि देखो, अगर इंडिया एड पहुंचाना चाहता है तो लैंड रूट से पहुंचा सकता है, और लैंड रूट से बीच में पड़ता है पाकिस्तान। तो भाई पाकिस्तान बीच में आता है, जिसके चलते होता क्या है कि पाकिस्तान से परमिशन नहीं मिलती इंडिया को, तो अफगानिस्तान में वो एड नहीं पहुंचा सकता। सो व्हाट हैपन, तो इसी के चलते इंडिया ने बोला कि क्यों ना हम 5 नेशंस, ये 5 सेंट्रल एशियन नेशन, जैसे कि आपका कजाकिस्तान है, किर्गिज रिपब्लिक है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इनसे हम लोग अच्छे रिलेशंस बना ले, तो ऑटोमेटिकली इन पांचों सेंट्रल एशियन नेशंस का, मतलब 3-4 तो हैं, जैसे उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिज रिपब्लिक है, इन सबका बॉर्डर टच तो होता है अफगानिस्तान से, तो डायरेक्टली हम इन 5 नेशन की हेल्प करते हुए हम अफगानिस्तान में भी एड पहुंचा देंगे। और एक बात पे और डिस्कशन हुआ, वो था कि ईरान में जो हम चाबहार पोर्ट बना रहे हैं उसको भी आप यूज कर सकते हैं। इंडिया चाबहार पोर्ट को वहां बिल्डअप कर रहा है। ठीक है, और इसी के रिटेलिएशन में कल बहुत हेस्टली तरीके से ओआईसी की मीटिंग भी थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो कि पुश बाय दी पाकिस्तान, और उस ओआईसी कंट्रीज ने यही बोला है कि पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए हम लोग एक फंड को स्टैब्लिश करेंगे, एंड ये फंड डिस्ट्रीब्यूट होगा थ्रू द इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से। मूविंग फर्दर, हमें सिटी की न्यूज नहीं पढ़नी है, हम लोग सिटी की न्यूज को स्किप करेंगे। सो वी मूव फर्दर टुवर्ड्स द स्टेट न्यूज। सो व्हाट हैपन, सो एक स्टडी आई, है ना, और एक स्टडी में यही बताया गया कि जो थार डेजर्ट है वो एक्सपेंड होता जा रहा है ना। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का जो वेस्टर्न साइड है, इंडिया का यहां से गुजरात पड़ता है, और ये राजस्थान, और यहां पर है आपका पाकिस्तान। ठीक है, सो अब यहां पर जो है, यहां पर है डेजर्ट एरिया, ये डेजर्ट, और थोड़ा पार्ट गुजरात का भी है, बट जब भी हम देखते हैं तो डेजर्ट एरिया आपका दिल्ली में नहीं है, आपका दिल्ली यहां पर है, दिल्ली में नहीं है, आपका मध्य प्रदेश में हो तो नहीं है। तो इसका मेन रीजन क्या है, डस्ट क्यों नहीं आती? तो मेन रीजन इज बिकॉज ऑफ द अरावली रेंज, है ना, अरावली रेंज की वजह से।
अब अरावली रेंज की वजह से कैसे? क्योंकि अरावली रेंज एक्ट एज अ बैरियर, एक बैरियर की तरह एक्ट करता है कि अगर विंड फ्लो होती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, है ना, तो फिर वो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं डेजर्ट के, वो अरावली रेंज से रुक जाते हैं और आपका दिल्ली और अदर एरियाज में अरावली रेंज के ईस्टर्न साइड पे इन कंट्रीज पे नहीं आ पाते, है ना। तो प्लेन्स और डेजर्ट एरिया को डिवाइड करता है अरावली रेंज। बट डेजर्ट जो है, थार डेजर्ट जो है वो एक्सपेंड हो रहा है बहुत रैपिड तरीके से, ये स्टडी में पता लगा, है ना, जिसके चलते लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, मतलब जमीन कम होती जा रही है, प्लेन्स कम होते जा रहे हैं। और स्टडी में ये बताया गया इसका मेन रीजन जो है वो ये है, क्योंकि जो आपके अरावली रेंज है, वो अरावली रेंज क्या हो गया, वो खत्म होता जा रहा है, इरोड होता जा रहा है। ठीक है, रेंज जो अरावली रेंज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज इन द वर्ल्ड एंड वी कैन से इन इंडिया आल्सो। सो वो इरोजन की वजह से अरावली रेंज झुकती जा रही है, चली जा रही है, प्लेन बनता जा रहा है, एंड जो विंड फ्लो हो रही है वो अब रैपिड तरीके से विंड फ्लो की जा रही है। मूविंग फर्दर, अच्छा एक चीज और समझ लेना कि ये जो स्टडी हुई, ये स्टडी बेसिकली कम्स अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के अंडर हुई है, ठीक है, यूएनसीसीडी के अंदर। मूविंग फर्दर, सो ऑन द स्टेट न्यूज, सो व्हाट हैपेंड, जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं जयदीप धनकर, जयदीप धनकर का कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो टेम्परेरी बेसिस पर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरपर्सन अपॉइंट किया, वो अंडर दी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट में है। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 की, उसके अंदर ही दिया गया है कि भाई एनएचआरसी होना चाहिए और एचएसआरसी होना चाहिए, मतलब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होना चाहिए। बट अंडर दिस एक्ट देयर इज अ मेंशन दैट कि जो चेयरपर्सन होगा वो कौन होगा, स्टेट कमीशन में चेयरपर्सन कौन होना चाहिए, चेयरपर्सन शुड बी दी फॉर्मर चीफ जस्टिस और द जज ऑफ द हाई कोर्ट, ओके, एंड 3 मेंबर्स होंगे एंड 1 मेंबर शुड बी दी फॉर्मर जज ऑफ द हाई कोर्ट और द डिस्ट्रिक्ट जज इन द स्टेट, ठीक है। और जो थर्ड मेंबर होगा, दिस शुड बी द पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू द ह्यूमन राइट्स। बट जब हम बात करते हैं, जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने किसी एक पर्सन को अपॉइंट किया, वो रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है, तो ना ही वो जुडिशरी से रिलेटेड है, ना ही वो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है। तो जिसके चलते गवर्नर ने ट्वीट किया और कंसर्न रेज किया कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है वो एनएचआरसी को, सॉरी एचएसआरसी को लेकर बहुत बेसिकली बहुत सीरियस नहीं है और उनको ह्यूमन राइट से ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, ये चीज बताई गई। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंड, सो बताया गया कि बिकॉज ऑफ द एक्सेस रेन इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका इन द मंथ ऑफ आपका इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड सितंबर, जिसके चलते जो बर्ड आते हैं फ्रॉम द साउथ एशिया, फ्रॉम द मंगोलिया एंड फ्रॉम द साइबेरियन रीजन, जिसको हम रशिया का पहाड़ी बोलते हैं, रशिया ईस्टर्न रशिया या नॉर्थ ईस्टर्न रशिया, वहां से जो माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं वो नहीं आ रही बिकॉज ऑफ द एक्सेस रेन हैपन इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड सितंबर। क्योंकि अब वही बेसिकली बर्ड्स आएंगी जो जिनका फूड बेसिकली आपका फिश होता है ना, लेकिन जो बर्ड्स जो शैलो वाटर में अपने फंगस को, ठीक है, तो जो फंगस होता है और जो जो वाटर के अंदर जो बेसिकली छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं या फिर छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, वो उनको फूड बना लेते हैं, तो उनके लिए तो वो हेल्पफुल नहीं है। तो वन ऑफ द मेन रीजन क्या है जिससे माइग्रेटरी बर्ड्स नहीं आ रही इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, कि एक्सेस रेनफॉल हो गई इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर, जिसके चलते जो जो लेक्स हैं, जो पॉन्ड्स हैं, जहां पर शैलो वाटर होता था, जहां पर बर्ड्स आती थी, वो नहीं आ रही। बस वही बर्ड्स आ रही हैं जिनका मेन फूड फिश होता है, ठीक है, और जो डक्स के साथ डबलिंग कर सके, मतलब डबलिंग मतलब छप छप जो करते हैं ना, वो छप छप कर सके। एंड एक और जो मेन रीजन ऑथर ने यहां बताया, वो मेन रीजन ये बताया कि स्टेट ऑफ कर्नाटका स्पेशली इन दी सिटी ऑफ बैंगलोर, तो स्टेट ने एक स्टार्ट किया था लेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और एक्सकेवेटर्स, कि जिससे हम लोग लेक्स को और ज्यादा गहरा बनाएंगे,
जिससे वाटर ज्यादा स्टोर हो सके। तो उसी चीज को लेकर ऑथर ने बताया कि जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, जिससे लेक्स को एक्सकेवेट किया जा रहा था, लेक्स को और खोदा जा रहा था जिससे उनकी डेप्थ बढ़ जाए, और वो भी एक वन ऑफ द मेन रीजन है जिसके चलते जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं फ्रॉम दी सदर्न चाइना, फ्रॉम दी मंगोलिया एंड फ्रॉम दी साइबेरियन रीजन, क्योंकि अब विंटर वहां बहुत ज्यादा है तो वहां बर्ड्स रह नहीं सकती, तो बर्ड्स माइग्रेट करती हैं अपने क्लाइमेट के हिसाब से, अपने क्लाइमेट के हिसाब से नहीं, मतलब अपने टेम्परेचर के हिसाब से, रीजन के टेम्परेचर के हिसाब से। तो अभी देखा जाए तो कर्नाटका में, डाउन साउथ में हम देखते हैं तो ज्यादा बेसिकली गर्मी नहीं, ज्यादा सर्दी नहीं होती है ना। तो इसके चलते बर्ड्स के लिए फीजिबल सीजन होता है, फीजिबल क्लाइमेट होता है उनके लिए। साउथ चाइना तो फीजिबल क्लाइमेट नहीं है, तो वो छोड़ के आ जाती हैं। फिर वो वापस से जब समर का सीजन आएगा तो वापस चली जाती हैं जब वहीं साउथ चाइना में या फिर मंगोलिया या आपका साइबेरियन रीजन में। और वन ऑफ द बर्ड एक जो जैसी हैं जिनका हम लोग बोलते हैं बार हेडेड गीस, ठीक है, तो वो साउथ चाइना और मंगोलिया से आती हैं, ये वो भी अब नहीं दिख रही हैं। Moving further, so on the editorial page, so what happened? Uh, so let's see what editorial talks about. आज के editorials है क्या? तो हम आज के editorials की बात करें तो आज 3 editorial important है। The first one, testing the red lines in the Iran nuclear talks, इसको अपन डिस्कस करेंगे। The second one, it's about the age and marriage, इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। And the third one, it's about the neither ban nor regulate crypto, इसको अपन डिस्कस करेंगे। Okay, so first we discuss the testing the red lines in the Iran nuclear talks. So what happened? यहाँ ऑथर कहना क्या चाहते हैं? देखो, ऑथर ने यहाँ बताया कि देखा जाए तो अभी ईरान में प्रेसिडेंसी चेंज हुई है ना, राशि प्रेसिडेंट बन गए, और ये जो चीज हुई है अभी कुछ महीने में ही हुआ है, मतलब 3-4 महीने हुए हैं प्रेसिडेंसी चेंज हुए, और ईरान में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ जेसीपीओ के लेकर। मतलब ईरान को जो न्यूक्लियर टॉक्स थे यूएस के साथ, वो अभी तक एमिकेबली रिजॉल्व नहीं हो पाए, इवन दो प्रेसिडेंसी भी चेंज हो गई, राशि प्रेसिडेंट बन गए, नए प्रेसिडेंट के अपॉइंट हो गए। और जेसीपीओ है क्या? ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने बोला था कि 2015 में एग्रीमेंट हुआ था ईरान के साथ कि ईरान जो है न्यूक्लियर बिल्ड मिसाइल्स नहीं बनाएगा, यूरेनियम इनरिच्ड जो यूरेनियम इनरिच एलिमेंट्स होते हैं उनको एक्सीवेट नहीं करेगा, क्योंकि यूरेनियम इनरिच एलिमेंट से ही न्यूक्लियर मिसाइल्स और न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनते हैं, तो नहीं यूज करेगा। एंड इसके रिटेलिएशन में यूएस ने बोला था कि ईरान के ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं होंगे, ईरान से हर कोई ट्रेड कर सकता है। बट डील हुई थी 2015 में, बट जब ट्रंप आए तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा लगा कि जेसीपीओ के अंडर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे ईरान के ऊपर वो ईरान नहीं मान रहा है ना। तो उसके रिटेलिएशन में यूएस गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? यूएस गवर्नमेंट ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। जब यूएस गवर्नमेंट ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए तो ईरान ने भी जेसीपीओ को नहीं माना और बोल दिया कि भाई जेसीपीओ को हम क्यों मानेंगे, हमारी कंडीशन तो यही थी कि हमारे ऊपर कोई सैंक्शंस लगाओगे, हमारे साथ कोई डील, हमारे साथ कोई ट्रेड कर सकता है। तो उसी चीज को लेकर यहां पर ऑथर ने एडिटोरियल लिखा कि अभी भी इवन दो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो गया, जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, ईरान और यूएस की जो जेसीपीओ को लेकर जो टॉक्स हैं वो अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए, ठीक है। लेकिन हम दोनों कंट्रीज का कहना क्या है? देखो, ईरान का ये कहना है, ईरान का सिंपल सा फंडा है, ईरान का कहना है कि हमारे ऊपर जितने भी सैंक्शंस लगाए गए थे बाय द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वो हमसे लिफ्ट आउट कर दिए जाएं, सर लिफ्ट आउट कर दिए जाएं, और इसके रिटर्न में जो आपका जो इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम है वो हम रिड्यूस कर देंगे, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो इंस्पेक्शन है उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। बट कुछ एनालिस्ट का कहना है बिकॉज ऑफ दीज टू देयर आर टू फैक्टर्स जिसके चलते दोनों कंट्रीज की जो बात है वो नहीं बढ़ पा रही। पहला क्या है? ईरान जो है वो नॉर्थ कोरियन कार्ड खेल रहा है। मतलब क्योंकि हम बात करें तो नॉर्थ कोरियन कार्ड का मतलब कि वो बिल्कुल वैसे जा रहा है जैसे नॉर्थ कोरिया चलता है। नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, बट नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट यूएस कुछ कर क्यों नहीं पाता? क्योंकि नॉर्थ कोरिया के फेवर में रशिया भी है, चाइना भी है, ठीक है। तो ये वाला कार्ड खेल देता है ईरान। और दूसरा रीजन जो ये है क्योंकि अमेरिका भी है, अमेरिका भी कोई क्लियर नहीं है ईरान को लेकर, मतलब अमेरिका भी नहीं चाहता कि उसके अच्छे रिलेशन हो ईरान के साथ, है ना। तो ईरान को फ्यूचर को लेकर अमेरिका भी कुछ ज्यादा आपका
सीरियस नहीं है। सीरियस तो है बट वो चाहता नहीं है कि ईरान के साथ उसके अच्छे रिलेशंस बने। ठीक है, ये दो दो मेन रीजन है, क्योंकि ईरान अल्टीमेटली झुकेगा रशिया की तरफ ही और चाइना की तरफ ही, है ना, यूएस के साथ कभी आएगा नहीं वो। और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन मना भी कर रही है, और अभी तक जहां से लग रहा है कि रिफ्यूज भी करिए, वो सैंक्शंस लिफ्ट आउट नहीं करेंगे। ये चीज बताया गया ऑथर ने। फिर ऑथर ने डिस्कस किया यूरोप को लेकर कि भाई यूरोप से क्या रिलेशन है। तो उन्होंने बोला कि P4+1, अब P4 मतलब परमानेंट 4 मेंबर्स। ठीक है, अब परमानेंट होता तो P5+1 है, यहां पर P4+1 लिखा गया है। तो P4+1 का मतलब है, P5+1 का मतलब है द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस प्लस आपका ईरान। ठीक है, तो वो यूरोप भी पुश कर रहा है कि भैया जल्दी से जल्दी जो जेसीपीओ की जो मीटिंग है, जो जेसीपीओ जो है एग्रीमेंट है, वो जल्दी से जल्दी हो जाए यूएस और ईरान के बीच में, जैसे ईरान के ऊपर सैंक्शन हट जाए और ईरान जो है वो यूरेनियम इनरिच्ड एलिमेंट्स का यूज ना करे, है ना, ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स ना बनाए। बट यूरोप भी उसमें कुछ कर नहीं सकता। यूरोप इसी वजह से कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जो आपका रशिया है, वो रशिया ईरान के फेवर में है, और रशिया के साथ साथ चाइना भी बेसिकली ईरान के फेवर में है, और दीज टू कंट्रीज आर दी परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के ये क्या है, परमानेंट मेंबर है, इसके चलते। ओके, ये चीज बताई गई। देन चाइनीज रिमार्क की हम बात करें तो चाइनीज हमेशा से ये बोलता रहता है कि यूएस न्यूक्लियर हिपोक्रेसी लेके चलता है। अब न्यूक्लियर हिपोक्रेसी का मतलब कि मतलब खुद ने तो न्यूक्लियस बना दिए और खुद दूसरे कंट्री को न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने नहीं दे रहे। तो ये चीज ऑथर ने बताया, है ना, ये चीज यहां पर ऑथर ने डिस्कस करी कि चाइना जो है वो हिपोक्रेटिक अपना हिपोक्रेसी लेके चलता रहता है, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। एंड फिर आगे वही है, तेहरान का स्टैंड क्या है और इसराइल का व्यू क्या है। तो ईरान मतलब तेहरान का स्टैंड मतलब ईरान का स्टैंड। तो अब ईरान जो है, ईरान में जो नई गवर्नमेंट बनी है, और जो जो ईरान के जो लीडर है, सुप्रीम लीडर, ईरान के प्रेसिडेंट तो अलग है, रासी हैं। तो ईरान, अच्छा, इन कंट्रीज में होता है कि सुप्रीम लीडर्स भी होते हैं ऑन द लाइन ऑफ रिलीजन। तो जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला अली खमीनी, उनकी जो डिमांड है वो यही डिमांड है बस कि हमारे ऊपर जितने भी सैंक्शंस लगे हुए हैं सारे लिफ्ट आउट कर दो, जिससे ईरान का जो ट्रेड है वो फिर से लाइन पे आ जाए। बट जो न्यूली गवर्नमेंट है, मतलब जो प्रेसिडेंट है ईरान के, इब्राहिम रासी, उनका कहना है कि एक तो सैंक्शंस हटाओ हटाओ, उसके साथ साथ हमारे पास भी कुछ लेवरेज होना चाहिए कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्सपेंड कर सके, तो हमें कंसेंसन मिलना चाहिए। ये चीज कहा ईरान की गवर्नमेंट ने। अयतुल्ला अल खमीनी का सिर्फ इतना ही कहना है कि बस आप ऐसा करिए, हमारे ऊपर सेंक्शन हटा दीजिए। बट जो नई गवर्नमेंट है राइसी, उनका ये कहना है कि सेंक्शन तो हटाएं हटाएं, वो तो हटाना पड़ेगा आपको। और जो जेसीपीओ में हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी कि आप न्यूक्लियर को, यूरेनियम इनरिच्ड एलिमेंट्स को यूज नहीं कर सकते, उसमें हमें कुछ लेवरेज मिलना चाहिए, मतलब हम यूज कर सकें कुछ न्यूक्लियर प्रोग्राम को, हम थोड़ा एक्सपेंड कर सकें, है ना। और इसके रिटेलिएशन में जो आपका इसराइल है, इसराइल हमेशा से यूएस का अलाय रहा है, और वो इस बार यही कह रहा है यूएस से, भैया प्लीज आप ईरान के साथ अच्छी डील कर लो, झुक जाओ थोड़ा ईरान के सामने, क्योंकि हम उस पोजीशन में हैं जहां पर इसराइल के ऊपर अटैक हो सकता है बाय द ईरान, एंड इसराइल के फ्यूचर के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है ईरान कंट्री। तो यही चीज बेसिकली उनका कहना है। Moving further, so the next editorial and that is about the age and marriage. So author का यहाँ पर बहुत प्यारी लाइन से उन्होंने स्टार्ट किया, और जो फर्स्ट लाइन है वो ये बोलते हैं, द गुड इंटेंट डज नॉट गारंटी द फेवरेबल आउटकम। मतलब अगर आपका इंटेंशन अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जो आउटकम है, जो रिजल्ट है वो अच्छा ही आएगा, ऐसा नहीं होता हमेशा। तो ये बात जो ऑथर ने बोली, इस बेस पे बोली कि गवर्नमेंट ने अभी जो कैबिनेट ने बेसिकली जो अप्रूव कर दिया बिल को कि हम लोग द मैरिजेबल एज ऑफ गर्ल विल इंक्रीज फ्रॉम 18 ईयर्स टू 21 ईयर्स ऑन द लाइन ऑफ मेन इन इंडिया, उसको लेकर उन्होंने लिखा है। तो ऑथर ने यही बताया कि देखा जाए तो जब ये बिल पास होगा और ये जब बिल लॉ बनेगा, तो बहुत सारे पर्सनल लॉज और फेथ बेस्ड लॉज में चेंजेस होने वाला है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में चेंज होगा 1956 में, आपका स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में चेंजेस होगा, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में चेंज होगा। आई होप दिस इज समथिंग, दिस इज हिंदू मैरिज एक्ट 1956 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 55 लिखा गया है बट कभी कभी न्यूज में मिसप्रिंट हो जाता है, बट एक बार गूगल पे सर्च कर लेना आप लोग, 55 है 56 है, ठीक है।
इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इट्स 56, इट्स नॉट 55, लेकिन गूगल पे सर्च जरूर कर लीजिएगा। तो इसमें चेंज होगा स्पेशल मैरिज एक्ट। तो स्पेशल मैरिज एक्ट बेसिकली टॉक्स अबाउट व्हाट? स्पेशल मैरिज एक्ट टॉक्स अबाउट दी मैरिज बिटवीन दी डिफरेंट रिलीजन, और इट ऑल्सो प्रमोट द इंटरकास्ट मैरिज। ठीक है, तो और कोर्ट मैरिज जो होती है ना, इसी एक्ट के अंडर होती है। एंड प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में भी अमेंडमेंट आएगा अगर मैरिजेबल एज बढ़ती है तो। अब उसी चीज को लेकर ऑथर ने बोला कि जब फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट प्रेजेंट किया था लास्ट ईयर, तो उन्होंने उसमें स्पीच में बोला था कि हम ऐसा स्टेप लेंगे इन फ्यूचर जिससे मदरहुड में लोअर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो डिक्रीज हो, है ना, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में डिक्रीजमेंट हो और न्यूट्रिशन लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाए, और विमेन्स को हायर एजुकेशन और उनके करियर्स के लिए हम लोग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते रहें। और इसी टारगेट्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने एक पैनल बनाया था, और उस पैनल को हेड किया था जया जेटली ने, और उस पैनल ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी, और जिसमें से एक रिकमेंडेशन थी कि भाई एज ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल या विमेन उनकी बढ़ा दो, उनकी एज बढ़ा दो, मैरिजेबल एज बढ़ा दो, और उसके साथ साथ हमें ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे विमेन को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिले, वो अपने राइट्स और फ्रीडम को एक्सरसाइज कर सकें, एंड अपने सोसाइटी जो और फैमिली का जो प्रेशर होता है उसको बियर कर सकें। लेकिन वही मिस जेटली का अब कहना है कि देखो, ओनली रेजिंग द एज ऑफ मैरिज ये सिर्फ वन ऑफ द रिकमेंडेशन था, बल्कि हमारा जो मेन फंडा था वो यही था कि एक प्रॉपर तरीके से कैंपेनिंग की जाए कि जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है उसमें थोड़ा चेंज आए और विमेन को एजुकेशन दी जाए सही तरीके से। और वही चीज बताई गई थी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो भी निकला उसमें यही बताया गया कि 23.3% ऑफ दी विमेन बिटवीन द एज ऑफ 20 टू 24 ईयर्स उनकी शादी 18 साल के पहले हो गई थी। तो भाई जो आपने 18 साल पहले लिमिटेशन लगाई गई थी ना, जो लॉ बना था 18 साल के बाद शादी होगी, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, ज्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि 23% मतलब 1/4 ऑफ दी गर्ल्स की शादी तो बिलो एज ऑफ 18 हो ही जाती है। तो जब 18 ईयर्स को आप रोक नहीं पाए तो 21 ईयर्स को कैसे रोकोगे, इवन दो आप लॉ बना लो, क्योंकि 18 ईयर्स वाला भी तो लॉ है। और उसी चीज को लेकर फिर ऑथर ने यही बताया कि हमें उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देनी चाहिए, हमें सोशल अवेयरनेस करना चाहिए कि पेट्रियार्कल माइंडसेट चेंज हो, हमें उनके हेल्थ पर और उनके राइट्स पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, बट वन मोर थिंग कि अगर ये लॉ पास होता है तो अब पर्सन फैमिली जो है वो अपने फीमेल चाइल्ड के ऊपर प्रेशराइज कर पाएंगी अगर वो इंटरकास्ट मैरिज या लव मैरिज करती हैं तो, क्योंकि वो हमेशा फिर पुलिस के पास चली जाएंगे, मतलब 18 साल से ऊपर है, 21 साल से कम है, अगर वो किसी शादी करना चाहती है तो फिर पेरेंट्स पुलिस के पास चले जाएंगे। तो मिसयूज भी हो सकता है इस लॉ को, मिसयूज भी किया जा सकता है इस लॉ को अगेंस्ट दी वुमेन। यही चीज ऑथर ने बताया। एंड मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडिटोरियल, दैट इज अबाउट द नाइदर बैन नॉर रेगुलेट क्रिप्टो। सो यहां पर ऑथर ने क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड न्यूज बताई। अब यहां पर ऑथर का सिंपल सा यही कहना है कि देखो, गवर्नमेंट को ना क्रिप्टो करेंसी को डीरेगुलाइज करना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली जब 12 दिसंबर को गवर्नमेंट की तरफ से एक ट्वीट आया, प्राइम मिनिस्टर की ट्विटर हैंडल से ट्वीट आया कि इंडियन गवर्नमेंट विल नॉट एक्सेप्ट एनी क्रिप्टो करेंसी एज ए लीगल टेंडर। सो इसके रिटेलिएशन में क्रिप्टो करेंसी बहुत गिर गया, एंड अराउंड देयर आर मिलियंस ऑफ बेसिकली इन्वेस्टर्स इन दी क्रिप्टो करेंसी जिनको लॉस बियर हुआ। तो ऑथर का यही कहना है कि गवर्नमेंट को अभी ही बिल्कुल ऑन द फेस ऑफ इट बोल देना चाहिए कि हम लोग क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर नहीं मानते, और इन फ्यूचर हम लोग क्रिप्टो करेंसी को करेंसी के डेफिनेशन में भी नहीं डालेंगे। नहीं तो अभी बहुत लोगों के दिमाग में ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी और बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर आगे जाके ये लोग गिरेगा। लेकिन ऑथर का यही कहना है, चलो अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा भाई कि चलो ऑथर तो भाई अगेंस्ट में है, लेकिन ऑथर क्यों अगेंस्ट में है? ऑथर क्यों कहना चाहता है कि भाई कि क्रिप्टो करेंसी को एज अ करेंसी के डेफिनेशन में क्यों नहीं डालना चाहिए, एज अ लीगल टेंडर क्यों नहीं बनाना चाहिए? ऑथर का यही कहना है कि जब 2008 की हम बात करें तो 2008 में बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, यूएस में आया था, जिसका पूरा इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड में पड़ा था। और वो फाइनेंशियल क्राइसिस जो था वो क्यों हुआ था? एक नया कॉन्सेप्ट आया था, वो था क्या? मॉर्गेज ट्रेडिंग। मॉर्गेज ट्रेडिंग की वजह से, है ना? तो अब वही चीज हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी की वजह से भी आपका बेसिकली क्राइसिस आ जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए।
तो एक रीजन ये है, तो हमें हिस्ट्री से लेसन सीखना चाहिए। और दूसरा ये है कि अगर मान के चलो गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी को एज लीगल टेंडर मान लिया और क्रिप्टो करेंसी जो है उसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी, लोग फिर इन्वेस्टमेंट बैंक्स में नहीं करेंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में नहीं करेंगे, लोग क्रिप्टो करेंसी में करेंगे, इक्विटी मार्केट में करेंगे। तो गवर्नमेंट का तो एक तरीके से लॉस ही होने वाला है। तो गवर्नमेंट के पास तो फंड बचेगा ही नहीं, गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा फिर? ये चीज ऑथर ने बताई। ओके, मूविंग फर्दर ऑन दी स्टेट न्यूज। सो व्हाट हैपन, सो कल जम्मू में पावर एम्प्लॉय एंड इंजीनियरिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी ने फोन लगाया, सॉरी, इस कमेटी ने बेसिकली जो अम्ब्रेला ग्रुप है पावर जम्मू डिवीजन के पावर ग्रुप के एम्प्लॉइज का, उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो ग्रिड को, मतलब एक हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को प्राइवेटाइज कर रही है, मतलब प्राइवेटाइजेशन कर रही है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का। तो उसी के चलते जो वहां के एम्प्लॉइज हैं प्रोटेस्ट करने लगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट। जब प्रोटेस्ट करने लगे तो पावर सप्लाई नहीं हो रही थी, पावर सप्लाई नहीं हो रही थी, तो जो डिविजनल कमिश्नर है राघव लांगेर, उन्होंने फोन लगाया डिफेंस मिनिस्ट्री को, फोन लगाया और बोला कि भैया हमें आर्मी की जरूरत है, आर्मी डिप्लॉय करवा दीजिए, क्योंकि पूरे जम्मू एंड कश्मीर में ब्लैकआउट है, क्योंकि कोई लाइट ही नहीं है और इसेंशियल थिंग्स चल ही नहीं पा रहे। तो आर्मी डिप्लॉय हो चुकी है इन दी जम्मू, और जो इसेंशियल चीजें हैं जो पावर पे चल रही हैं उनको रेगुलेट किया जाएगा, उनको चलाया जाएगा, जिससे एम्प्लॉय में आउटरीच ना हो, राइट्स ना हो जाए। राइट्स क्यों हो रहा है, ओ सॉरी, प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, स्ट्राइक क्यों हो रही है? मेन रीजन क्या है? क्योंकि भैया गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर रही है पावर डिपार्टमेंट को। क्या कर रही है? प्राइवेटाइज, प्राइवेट कंपनी ग्रिड को दे रही है कि भैया आप ही चलाइए। सही भी है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कभी अच्छे काम नहीं करते हैं। चलो, तो वन ऑफ बेस्ट थिंग इस न्यूज़पेपर में जो अभी तक लगी मुझे वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल एक जजमेंट दिया और उन्होंने यही बोला कि अगर कोई भी पर्सन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी मेंटल डिसेबल पर्सन के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेता है तो दैट विल अमाउंट टू इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेशन भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कि भैया तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, ये होता है डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। तुम अपर कास्ट के हो, लोअर कास्ट के हो, दिस इज डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन का मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो तो रहा है बट हमें पता नहीं है। जैसे जैसे आर्मी में एज बार होती है कि भाई इस एज तक ही आप इंडक्ट हो सकते हैं, आर्मी में हाइट की बात होती है, वेट की बात होती है। तो ये दिस इज व्हाट इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन, हमको लगता नहीं ऑन द फेस, बट हमको लगता नहीं है, समझ में नहीं आता कि डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं, बट रियलिटी में दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। तो वही चीज बताएगी कि अगर आप किसी मेंटल डिसेबल्ड के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग या डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हो तो दैट विल टेंट अमाउंट टू व्हाट? इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। मूविंग फर्दर, सो स्मृति ईरानी जो कि मिनिस्टर हैं ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड वुमेन वेलफेयर की, उनका यही कहना है कि पोषण पोषण एक्ट के, पोषण स्कीम के अंदर हमने जो ट्रैकर बनाया है, पोषण न्यूट्रिशन ट्रैकर, पोषण का मतलब न्यूट्रिशन ही होता है इंग्लिश में, सो न्यूट्रिशन ट्रैकर या पोषण ट्रैकर जो हमने बनाया है, इससे हम लोग ट्रैक कर सके कि कितनी मोर्टेलिटी रेट है और ये सारी चीजें, वो हम पब्लिक नहीं आना चाहते, क्योंकि अगर वो चीज पब्लिक आ गई तो वो प्राइवेसी का ब्रीच होगा। ये चीज ऑथर ने बताया। ठीक है, सो पोषण डेटा जो है इट्स अंडर द रैप फॉर प्राइवेसी। अगर आप उसको पब्लिक करते हो तो ये उनका आर्टिकल 21 का ब्रीच होगा, फंडामेंटल राइट का ब्रीच होगा। मूविंग फर्दर, so because of the human and animal clashes, animal conflict, एलिफेंट्स जो हैं वो 9 साल से छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट से महाराष्ट्र के फॉरेस्ट में आ गए। कहां पर? गढ़चिरौली में। और देयर आर आल्सो कंसर्न कि गढ़चिरौली में भी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो एलिफेंट्स को अराउंड 22 वाइल्ड एलिफेंट्स के हर्ड्स को प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनकी लाइफ एंडेंजर्ड में जा सकती है। मूविंग फर्दर, अच्छा ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट ये है कि कल जो है, कल 60th एनिवर्सरी कंप्लीट हो गया फॉर द लिबरेशन ऑफ गोवा फ्रॉम पोर्चुगल। ठीक है, तो गोवा इकलौता ऐसी टेरिटरी है जो बहुत बाद में इंडिपेंडेंस मिली थी उसको। ओके, मूविंग फर्दर, सो
डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का यही कहना है टू दी पायलट्स कि आप सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करो, क्योंकि आपके सेल्फ मेडिकेशन करते हुए ड्रग्स जो आप लेते हो उससे आप सो भी सकते हो फ्लाइट के समय, जिससे आपके साथ साथ दूसरे लोगों की भी लाइफ जो है वो डेंजर में जा सकती है. सो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस there are chances of potential side effects on the on your body, and it will not only impact your health, or it will not only affect your life, it will also affect the passenger's life also. Moving further, so on the world news में एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, दैट्स फ्रॉम जर्मनी. सो जर्मनी की हेल्थ अथॉरिटी ने यूके को सबसे ऊपर हाई रिस्क लिस्ट कंट्रीज में डाला है कि यूके की वजह से हमारे कंट्री में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस आ सकता है. ठीक है, सो सबसे देख रहे हैं यूके भी ये बदनाम हो रहा है यूरोपियन कंट्रीज में. मूविंग फर्दर, सो आज मंडे है तो आज इकोनॉमिक न्यूज नहीं आती, एंड स्पोर्ट्स न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो. सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर. हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स. तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे. बाय बाय गाइस.